मोइन पठान, अगर आप अपनी लक्ष्मण रेखा से थोड़ा बहुत भी हिलडुल पाए तो ठीक, बाकी तो अजय राय काफी खुद ही बोल रहे हैं संविधान की स्थिति क्या है, लोकतंत्र की। अगर आप कुछ हिलडुल पाए तो मैं समझना चाह रहा हूं कि रामपुर में समस्या ये, और मुरादाबाद में आजम खान ने, फिर मैं बहुत साफ गोई से कह रहा हूं, अखिलेश यादव को प्रेशराइज करके रुचि वीरा को खड़ा करा दिया क्या, और उसके एवज में रामपुर में जब उन्होंने अपना इमाम उतारा तो उनने मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ। 50-50 हो जाता भाई, एक सीट इनकी एक सीट उनकी, तब भी बात बनती नहीं। ये तो दोनों जगह मुझे लग रहा है खेल खराब हो रहा है। इसका इसी से तो संकेत मिलता है कि संबंध खराब, अच्छे नहीं दोनों बड़े नेताओं के। मोइन पठान। अमिताभ भाई जी, मैं मुरादाबाद से आपके माध्यम से मुखातिब हूं जी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और धूप पे चल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे वो गुफ्तगू हमने सुनी देश में। हम आज एक सवाल आपके माध्यम से छोड़ते जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में डिस्कशन के लिए कि जितने भी सूबे उत्तर प्रदेश में हैं उसके तमाम सूबों के तमाम बीजेपी एमएलए, तमाम बीजेपी के मंत्री, तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्री, तमाम लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, कोई एक भी बेईमान नहीं है जिसके खिलाफ ईडी की कोई जांच हो, जिसके खिलाफ सीबीआई की कोई जांच हो, जिसके खिलाफ किसी और तरह की कोई एजेंसी की जांच हो। बहरहाल ये सवाल तो मैं छोड़ के जा रहा हूं मुरादाबाद पे फिर वापस आता। मुरादाबाद में मैं रुचि वीरा जी के चुनाव में 5-7 दिनों से अपने संगठन की अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग्स कर रहा हूँ, बिलखुसूस अकलियती मोहल्लों में। जाहिर सी बात है हल्की सी नाराजगी शुरू में लोगों में महसूस हो रही थी जिस वक्त अनएक्सपेक्टेड था कैंडिडेट का बदलना। लेकिन अमिताभ भाई आप मेरी एक बात से एग्री करेंगे, अब रामपुर हो या मुरादाबाद प्रत्याशियों का चुनाव नहीं रहा है बल्कि चुनाव निशान का चुनाव बन चुका है। जो जिसकी जहां अक्सरियत है उस तरह का माहौल बन चुका है। और मुरादाबाद में जो लोग रुचि वीरा जी की मुखालिफत कर रहे थे वो आज रुचि वीरा जी की मीटिंग्स करा रहे हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मैं खुद शरीक हो रहा हूं और दूसरे लोग भी हो रहे हैं। और रामपुर का जहां तक सवाल है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के अंदरूनी मामलों में मुझे दखल देना मुनासिब नहीं लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि रामपुर की आम आवाम 19 तारीख को जब वोट देने के लिए निकलेगी तो साइकिल के निशान पर ही बटन दबाएगी गठबंधन के प्रत्याशी के हक। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा, वो ये है कि समाजवादी पार्टी का आजम खान साहब का, अखिलेश जी का क्या मामला है, नाराजगी का क्या नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि नाराजगी का कोई मामला नजर आ ही नहीं रहा है, वरना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी न किसी को अपने जिम्मेदार को रामपुर में भेजते और ये कहते इन मामला को सॉल्व करा जाए। बहरहाल हमारी पार्टी कांग्रेस का ठीक है मोइन पठान, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं अब आपके ठीक है अमिताभ भाई, एक बात कहकर मैं आपसे जी अमिताभ भाई, इसमें कोई शक नहीं कि आजम खान साहब बहुत बड़े कद के सियासी लीडर हैं और उनकी इस भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। और आजम खान की भूमिका यही है कि वो उनके लोग समाजवादी को वोट दें। ठीक है, ठीक है। पहली 2-3 बातें मोइन पठान की बात पर कहूंगा, फिर राघवेंद्र भाई को अवसर रहेगा अपनी बात कहने का। अव्वल तो एक बात ये जान लो कि कभी वोटर बंधक नहीं होता कि चाहे कोई कुछ कहे वोट वहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छों को जमीन दिखा दी इस देश ने, लोगों ने। मोइन पठान, यही गलतफहमी जो आपको है ना आज कि वोट तो 19 तारीख को साइकिल पे ही पड़ेगा, या अशोक जी को, आप सबसे बड़े नेता थे अपने इलाके में, आजम खान से भी बड़े नेता थे अपने इलाके में, अजीत सिंह, नावेद, आजम खान और अखिलेश यादव से भी बड़े नेता थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या पूरे प्रदेश में नहीं कह रहा हूं, देश में।
उनको भी जनता ने हरा दिया। बोले भाई दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज कर दे। क्या? इसका इलाज कर दे, इसे इंजेक्शन दे। क्या? और दे दिया था इंजेक्शन मोइन पठान। कमलनाथ छिंदवाड़ा में बहुत बड़े नेता हैं, देश में हैं मैं नहीं जानता, प्रदेश में नहीं, छिंदवाड़ा में बहुत बड़े, उनको भी इंजेक्शन दे दिया था एक बार जनता ने। बोले भाई इसका भी दिमाग खराब हो गया, हरारत सी लग रही इसे, एक इंजेक्शन दे दे। दिया था ना। फिर इस बात का क्या मतलब है? आज अच्छा फिर हम तो कह रहे नपना एक रखो। मोइन भाई ने कहा कि इस बार चुनाव निशान का है, आदमी का नहीं। तो यही बात फिर भाजपा पर भी लागू है कि भाजपा कोई दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, आप दूसरा लड़ रहे हैं। ये जापान में लड़ रहा है क्या? बोले इनका चुनाव, बोले ना ये बालियान का चुनाव है, संगीत सोम बनाम बालियान, वहां निशान का चुनाव नहीं है। आप तो निशान के चुनाव पर लड़ रहे हो और ये कबड्डी खेल रहे हैं, ये लूडो खेल रहे हैं। मोइन पठान बताओ ना भाई, ये लूडो खेल रहे हैं। ये तो आपसे, आप तो आज बोले हो जब चुनाव में 7 दिन बचे वोट पड़ने में, ये तो 5 साल से एक ही बात कह रहे कि सारे स्थान पर 543 जगह पर मोदी उम्मीदवार, कमल का फूल उम्मीदवार। ये तो पहले से कह रहे हैं। फिर आप बालियान क्यों ला रहे हो? फिर आप संगीत सोम क्यों ला रहे हो? ये तो सवाल होगा ना। वहां आजम खान की चर्चा ना हो, इधर एसटी हसन की चर्चा ना हो, लेकिन बालियान और संगीत सोम की चर्चा फुल हो। ये थोड़ी जाती है ना। सैनी समाज नाराज है, जाट समाज नाराज है, गुजर समाज नाराज है, ठाकुर नाराज है, बनिया और सब नाराज है, तो फिर ये हारी जाएंगे 80 की 80 सीट। और अगर नहीं हारे तो मान लिया जाएगा कि मामला ठीक नहीं था आपका। खैर राघवेंद्र जी वो कह रहे कि भाई व्यक्ति का मसला नहीं है, आजम खान और एसटी हसन का कोई लेना देना नहीं, वोट निशान पे पड़ेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। नहीं अमिताभ जी, लेकिन वो ये नियम आपके लिए मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे भाजपा पे ये नियम लागू नहीं होगा, ये हम पे होगा। भाजपा में संगीत सोम पर वोट पड़ेगा, बालियान पर, और किस किस पे बता रहे थे मैं भूल गया नाम। बोले वैसे पड़ेगा वोट। अमिताभ जी ये सब जो है निर्णय ये जनता के लिए रहने दीजिए। ये लोग क्या कहते हैं ये तो मेरी समझ में भी नहीं आता है, इनके नेता क्या कहते हैं वो भी मेरी समझ में भी नहीं आता है। हमें लग रहा है उत्तर प्रदेश और देश की जनता के भी समझ में नहीं आता होगा। अभी डहीम जी ने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम नेता हैं उत्तर प्रदेश और देश में, विधायक भी हैं, सांसद भी है, मंत्री भी है, उसमें कोई बेईमान क्यों नहीं है? ईडी उनके घर क्यों नहीं भेजती है? तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मान्यवर आप लोग विपक्ष में बैठ के क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने तो सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा आपकी सरकार में दर्ज कराया था, आप याद करिए, जिसमें आप जमानत पर है। अरे आप लोग कुछ काम करिए ना, हमारी नजर में तो हमारा कोई नेता नहीं बेईमान हो बैठा है, और जो जितने मुकदमे चल रहे हैं, अरे मेरी बात होने दीजिए, पूरी बात नहीं। अभी रुके मोइन पठान, अभी राघवेंद्र जी की बात आएगी केवल, अभी राघवेंद्र जी की बात फिर आप। भाई मैं कह रहा हूँ जो जमानत पर है वो आपकी सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ था, ये बात आप भूल गए क्या? भाई आप लोग कराइए भाई, न्याय व्यवस्था अलग होती है, सरकार चलाना अलग होता है। चैनल में बैठ कर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार पे, अब वास्तविकता ये है, ये परिवारवादी राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये लोग और राजनीति का गहरा तक नहीं पता है। ये लोग क्या कहते हैं क्या हो जाता है ये भगवान जाने क्या है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में काम किया था, निश्चित रूप से हम लोग सम्मान करते हैं, माननीय मोदी जी ने भी सम्मान दिया। उसके बाद से लेकर 2017 के बाद से लेकर अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो सम्मानजनक हो? दो बार अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा काम कर दिया? 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 17 का विधानसभा हारे, उसका 19 का लोकसभा हारे, उसका 22 का विधानसभा हारे, रामपुर आ रहे, नगर निकाय आ रहे, दो बार ग्राम पंचायत आ रहे। तो आज की तारीख में अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है? अरे मनोहर तिनका जोड़ करके घर बनता है,
तिनका झारखंड जोड़ के करके घर मुख्यमंत्री को बनता है। जेल में भेज दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेज दिया, ये दोनों आपसे आगे सरेंडर करते थे, तो आप इसको भी प्रफुल्ल पटेल को कहाँ साफ करते थे? ओम प्रकाश राजभर के साथ क्या किया था? पूरे उत्तर प्रदेश ओम की जनता ने प्रकाश राजभर को तो आप कहते थे इनसे कभी मेल होगा ही नहीं, आपने ओम प्रकाश राजभर जी को फिर से ले लिया। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए तो बीजेपी के अमित शाह साहब ने कहा था कि हमेशा के लिए ओम प्रकाश राजभर के दरवाजे बंद। ओम प्रकाश राजभर के दरवाजे फिर कैसे खुल गए? कैसे खुल गए ओम प्रकाश राजभर के ये दरवाजे? ओम प्रकाश राजभर को तो आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आप कह रहे थे हमेशा के लिए दरवाजे बंद, ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे बंद। कैसे खुल गए? प्रफुल्ल पटेल कैसे साफ हो गए? अरे मोहतरम बताइए। ठीक है, दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को, राघवेंद्र भाई को भी, मोइन पठान साहब को भी। ठीक है, आगे बात, आगे वही रिटोरिक है, रुक जाइए। एक आखिरी सवाल, छोटी सी टिप्पणी नावेद शिको से लूंगा। नावेद शिको, 14 तारीख से शायद मायावती जी निकलेंगी फर्स्ट फेज के इलेक्शन के लिए यूपी में, और सूचना मिल रही है कि 8 में से 6 जगह वो रैली करेंगी। अगर 8 में से 6 जगह रैली करती हैं मायावती जी, सूचना सही है, तो ये एक बड़ी घटना हो जाएगी। मायावती ने कभी इतनी सिलसिलेवार रैलियां नहीं, इतनी सघन रैलियां नहीं की, कभी नहीं की। और अभी उनका वोट शेयर भी बहुत कम हो गया है। फिर अचानक से इतनी मेहनत, ये 38 डिग्री टेम्परेचर में, कि 6-8 लोकसभा में 6 में मायावती खुद जाए, बाकी में आकाश रहे। क्यों? इसके पीछे कोई डिजाइन है क्या? साफ डिजाइन है। देखिए, पश्चिम में जहां पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाती किसी भी दबाव में या किसी भी कारण, तो वहां के मुसलमानों में एक मरमरिंग है। वहां पर यह चर्चा हो रही है कि आखिर हमारी हिस्सेदारी कहां मिलेगी? जहां हमारी आबादी आधी से ज्यादा है, वहां भी अगर हमारे मजहब का प्रत्याशी नहीं होगा तो कहां होगा? तब जब पूरे संसद और विधानसभाओं में मुसलमानों के चेहरे गायब होते चले जा रहे हैं, वहां जहां हमारी आबादी है वहां भी टिकट नहीं दिया जा रहा है, वहां भी हसन को हटाया जा रहा है। इस तरह की मरमरिंग जो है, मैं समझ, और ये बात किसी हद तक इसलिए जायज है क्योंकि जो चर्चाएं हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, हम समाजवादी, जहां मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है, वहां पर हम नॉन मुस्लिम प्रत्याशी को इसलिए वोट दे देंगे कि वो समाजवादी पार्टी का है। चलिए ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से पिछले कई सालों से भगदड़ मची हुई है, हर पार्टी का सांसद, विधायक, नेता भारतीय जनता पार्टी के आंगन में चला जाता है, हमारे वोट लेकर भाग जाएगा, ये चर्चाएं हो रही हैं। तो हम वोट क्यों दें? समाजवादी पार्टी की हो, साइकिल हो, हम देंगे ही नहीं वोट। ये चर्चा खतरनाक है और इस चर्चा का बहन जी फायदा उठा रही है। बहन जी को लगता है कि जहां पर हमारा मुस्लिम कैंडिडेट होगा और समाजवादी का नहीं होगा, वहां पर भरभरा के हमारे पास में वोट गिरेंगे। ये, और मायावती जो निष्क्रिय हो गई थी, वो जिस रफ्तार से सभाएं करने जा रही हैं, जब उनका भतीजा आनंद भी सभाएं कर रहा है, उसके बाद भी जिस तरीके से वो पश्चिम में को रौंदने जा रही है बिल्कुल अपनी सभाओं से, तो मुझे लगता है कि बहुत कहीं ना कहीं ये खतरनाक है समाजवादी पार्टी के लिए।